हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां तक अपन कर चुके हैं। ओके, इसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में आपको एक दो चीजें फटाफट से मैं बता देता हूँ। आप जानते ही हैं बेटा, ये जो बार मैग्नेट होते हैं इसमें दो एंड होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? इसके पोल, एक को नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। ठीक है, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह एक्ट करता है, ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह एक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू और माइनस क्यू होता था, इसको बोला जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इसको बोला जाता है बेटा बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जो आइसोलेटेड जो पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमेशा साथ में रहेंगे तो ये मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, और ये जो QM होता है इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्ज बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? द स्ट्रेंथ बाय विच द पोल ऑफ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है इसकी, उसको बोला जाता है इसकी पोल स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए इन दोनों पोल के बीच में लेंथ है 12 सेपरेशन, यहाँ पे लेंथ 12, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो कितना होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा जाएगा m से, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ जो आपकी है ना। अच्छा जी, आप ये भी जानते हैं जो पोल होते हैं ये जस्ट इनसाइड होते हैं एंड्स के, और जो इनके बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लेंथ, और जो पूरी इसकी लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, दोनों एंड्स के बीच में गैप, और ये दोनों पोल्स के बीच में गैप है ना। पोल क्या होते हैं? पोल्स आर द स्पेस इन मैग्नेट, poles are the space in magnet where the magnetic field is maximum। मैग्नेटिक फील्ड जहां पे मैक्सिमम होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? पोल बोला जाता है। अच्छा जी, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये किसी करंट कैरिंग कॉइल के लिए कितना होता है बेटा? NIA। कितना होता है? NIA। अच्छा जी, तो इसकी यूनिट कितनी होती है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए अगर मैं आपको बोलूं बेटा पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताओ, तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बेटा? m/12 हो जाएगा क्या? m की यूनिट कितनी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी? मीटर। इसलिए जो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर। कितनी होती है? एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा जी, और देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पोल से बाहर आती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी पोल स्ट्रेंथ के। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है ना, यानी जिसको आगे जाके अपन मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के, कि पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा बाहर आती है, जितना पोल स्ट्रेंथ कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कम बाहर आते हैं। चलिए, इसके बाद अपन बातें कर रहे हैं बेटा सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। मान लीजिए ये कोई सोलेनॉइड है, ये कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, अच्छा, जिसके ऊपर यूं टर्न लगे हुए हैं, क्या सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुका हूं? यस सर, अंदर निकाल चुके हैं। कितना होता है बेटा इसके अंदर? लगभग यूनिफॉर्म होता है म्यू नॉट NI। बाहर कितना होता है सर? होता तो है ऑलमोस्ट जीरो होता है सोलेनॉइड के बाहर, पर एग्जैक्टली जीरो नहीं होता तो है। अच्छा, फिलहाल अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसके एक्सिस के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, और R ये बेटा रेडियस। अगर आप देखें तो जो यहां से यहां जो एक लूप के कारण कितना 1, और n लूप हो जाते हैं तो यहां से n से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। पर ये जितने भी लूप हैं
इन सभी का सेंटर एक ही जगह है ना, ये सब कोसेंट्रिक लूप है। कैसे हैं? कोसेंट्रिक लूप। सभी के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? x। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सीधा एक लूप का जितना था उससे n टाइम्स हो गया है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न तो मान लीजिए आप n ही है, नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए n है, पर यहाँ पे एक लूप के कारण इनटू n नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हर लूप का सेंटर यहाँ से अलग डिस्टेंस में, इस लूप का सेंटर यहाँ से अलग, इस लूप का सेंटर यहाँ से अलग, ये सारे सेंटर ये जो सारे लूप थे कोसेंट्रिक हुआ करते थे, यहाँ पे कोसेंट्रिक नहीं है ना, यानी सबके लिए x की वैल्यू, यानी इस पॉइंट की लूप के सेंटर से डिस्टेंस क्या आ रही है बेटा? अलग अलग आ रही है ना, इसलिए अपन सीधा n टाइम्स नहीं लिख सकते। तो कैसा लिखें? तो मान लीजिए ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है या मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, ठीक है। इस लूप की रेडियस मान लीजिए R है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां से कट कर लिया, जिसकी लेंथ मैंने मान ली dx है, dx है। ये इतनी पतली स्ट्रिप मानी मैंने कि इसके अंदर जितने भी टर्न्स आए, ये क्लोजली बाउंड टर्न है ना, तो जितने भी टर्न आए उन सभी को मैं कोसेंट्रिक मान सकता हूँ, या उनके सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस को इक्वल मान सकता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट r डिस्टेंस पे पड़ता है, यहाँ से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे पड़ता है बेटा? r डिस्टेंस पे पड़ता है, ठीक है जी। तो आपने लिखा कि सोलेनोइड है, या आपने लॉन्ग सोलेनोइड मानी है, जिसका मतलब जो लेंथ है वो रेडियस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होने वाली है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड पूरी सोलेनोइड के कारण लिखना है, पूरी सोलेनोइड के कारण इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट पे पूरी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो अपन को करने का तरीका, इस छोटे से जो स्ट्रिप आपने ली है इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, और ऐसे जितने भी स्ट्रिप बने सभी के मैग्नेटिक फील्ड लिख के ऐड कर लीजिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और ये काम अपने लिए बहुत आसानी से कौन कर देता है बेटा? इंटीग्रेशन। कौन कर देता है? इंटीग्रेशन। चलिए जी, पहले जो छोटी सी स्ट्रिप के कारण यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए जो ये सोलेनोइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे n इंटू टोटल लेंथ, यहाँ पे n है पर यूनिट लेंथ टर्न। तो इस जो छोटे से लूप में जो टर्न आएंगे वो आएंगे बेटा ndx। कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्न इंटू लेंथ। और यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहो, ठीक है। अच्छा जी, और ये डिस्टेंस आप यहाँ से थोड़ी यहाँ से मान लो, आप इसके सेंटर से आप डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा dB, बेटा अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर कोसेंट्रिक लूप्स हैं तो कितना होता है? म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और जहां पे डेटा कैसे कैसे थे, ये रेडियस होती थी और x होती थी सेंटर से डिस्टेंस। वो बात समझ में आई? चलिए भाई, मैंने dB की वैल्यू लिखने की कोशिश की, तो dB में सबसे पहले क्या आएगा बेटा जी? म्यू नॉट, फिर आएगा नंबर ऑफ टर्न। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? ndx इंटू आई करंट, आई मान लीजिए सोलेनोइड के अंदर करंट, इंटू आर स्क्वायर। आर होती थी लूप की रेडियस, जहां पे लूप की रेडियस सोलेनोइड की रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x क्या होता था? सेंटर से डिस्टेंस। और जो लूप आपने लिया इसके यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, सेंटर से डिस्टेंस r माइनस एक्स। बोलो हो गया? चलिए जी, अब मुझे ये जो छोटे से जो स्ट्रिप ली है इसमें जितने टर्न्स आ रहे हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मुझे तो पूरी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना था। तो लिखने के लिए क्या मैं इंटीग्रेशन कर दूं? यस सर, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस इक्वेशन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो लगाइए इंटीग्रेशन का साइन, d इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, इंटीग्रेशन dB की वैल्यू वही रखो, म्यू नॉट n I r स्क्वायर dx अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब dx की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? x जो वैरी करेगा वो देखो माइनस एल से, यहां से मेजर कर रहे हो ना, तो यहां से n कितना दूर है? l, और यहां पे ये n कितना दूर है? पीछे एक तरफ है ये माइनस एल। तो जो लिमिट लगेगी वो लगेगी माइनस एल टू प्लस एल। देखिए क्या सही लिखा है? अच्छा जी, इसके बाद देखिए
इंटीग्रेशन करने से पहले क्या मैं सभी कांस्टेंट को बाहर निकाल लूं? यस सर। तो उससे पहले लिमिट लगा लेते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और जो ये आर है, आर स्मॉल आर यानी उस पॉइंट की डिस्टेंस, वो सोलेनोइड की लेंथ की कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर ऐसी मैं कंडीशंस लगाता हूं तो देखो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, x की मैक्सिमम वैल्यू तो l ही हो सकती है, और l को मैंने r की कंपैरिजन में बहुत कम किया है। जब l ही कम है तो x तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो स्मॉल r की कंपैरिजन में x को नेग्लिजिबल मान लीजिए, एज वेल एज r को भी नेग्लिजिबल मान लीजिए, ठीक है। देन दिस इंटीग्रेशन इज टर्न्स इनटू, इस अप्रोक्सीमेशन के बाद जो बचेगा ये बचेगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर dx, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा 2, ये भी 0 ये भी 0, तो यहां पे बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए देखिए जी, देखिए तो जो b की वैल्यू आई ये -l से +l, तो देखो जो कांस्टेंट बाहर निकालो, क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है? यस सर। क्या एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है? यस सर। क्या करंट भी कांस्टेंट है? यस सर। क्या रेडियस कांस्टेंट है? यस सर। नीचे 2 भी कांस्टेंट है, और ये तो बेटा सेंटर से डिस्टेंस है तो ये तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ तो इसको कटी कर लो ना, सीधा r³ लिख लो, r³, और इंटीग्रेशन के अंदर से dx बचेगा -l2 +l। अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहो तो लिमिट रख के कर लो, वरना आप होता है सारे dx को आप ऐड करोगे तो इट बिकम्स लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है बेटा? r²/2r³। क्या ये 2l है? यस सर। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन हो चुका, अपना काम भी हो चुका है ना। अब इसको थोड़ी सी सजावट कर दो, इसके अंदर थोड़ा सा इसको अच्छा बनाओ, ये हो जाएगा म्यू नॉट n 2l i r²/2r³। ये जो टर्म है ये क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन गए? ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और 2l है टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो b म्यू नॉट n i r²/2r³। देखना जरा, इसको अगर जो इक्वेशन बनी है इसको अगर मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? पाई से ऊपर और पाई से नीचे, तो देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी ऐसी बन जाएगी, म्यू नॉट एन आई पाई r²/2πr³। इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई एरिया, पाई r² एरिया अपॉन 2πr³, और ये NIA ये सोलेनॉइड के लिए क्या होता है बेटा? NIA ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r³, ठीक है। इसको 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस आया, एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया 2 म्यू नॉट अपॉन 4π m/r³। देखो ये सिमिलर रिजल्ट है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। ई एक्सिस के ऊपर कितना होता था? 2kp/r³, और k कितना होता था? 1/4πε0। बस देखो ε0 नीचे आता है, यहाँ पे म्यू नॉट ऊपर आ रहा है। देखो रिजल्ट देखो, 2 की जगह 2 आ रहा है, यस सर। 1/4π की जगह 1/4π आ रहा है, यस सर। 1/ε0 की जगह म्यू नॉट आ रहा है, यस सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, यस सर। और यहाँ पे r³ आ रहा है, ये r³ आ रहा है। बोली बात, आपको बात समझ में आ रही है? यानी देखो ये कौन सा रिजल्ट था? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और सोलेनॉइड का रिजल्ट एकदम ऐसा आ रहा है जैसे मैग्नेटिक डाइपोल के कारण आ रहा है। यानी सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है। मैग्नेटिक डाइपोल बोल दो या बार मैग्नेट बोल दो, एक ही बात है ना। तो जो सोलेनॉइड होती हैं वो, ये आज का अपना हेडिंग था सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। तो जो सोलेनॉइड के जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स एकदम ऐसे आते हैं जैसे बार मैग्नेट के आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, और बार मैग्नेट के एग्जैक्ट वैसे रिजल्ट आते हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के आते हैं, है ना। तो अपन को अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिजल्ट्स याद है तो अपन को मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट के रिजल्ट्स याद हो जाएंगे, और इसके याद है तो अपन को मैग्नेट के भी याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं और बताऊं आपसे,
जैसे मैं पूछता इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ई बी परपेंडिकुलर, तो आप याद करो डाइपोल के लिए ई परपेंडिकुलर कितना होता था, के पी बाई आर क्यूब, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। यहां पर जो होगा वो कितना होगा बेटा, देखो 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी की जगह एम अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एक्सिस पे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फॉर्मूले पता है तो आप उनको मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी लिख सकते हो ना, सिमिलरिटीज होती हैं। और सोलेनोइड तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती ही है। यहाँ पे अगर ये बार मैग्नेट के लिए होता तो ये जो m निकालते हो कैसे निकालते, qm इंटू 12 करके, जैसे कि यहाँ पे p निकाला जाता है q इंटू 12 करके। और अगर ये बार मैग्नेट है तो ये NIA करके निकाला जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा जी, देखो जैसे पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल हुआ करते थे, तो जैसे मान लो ये जो बार मैग्नेट थी, मान लीजिए ये N है, ये S है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगी बेटा। इसके एक्सिस पे अगर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे सर जी, मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो आप कहोगे सर जी एक्सिस है तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे जो m होगा वो होगा क्यू एम इंटू 2l। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? ठीक है, पहले के टाइम में अपन ऐसा करते थे, जो निकालते थे ना, इसको इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, फिर इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण कितना होता है, क्यू चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसलिए किसी भी अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ क्यूएम है तो सिर्फ इसके कारण अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं, सिर्फ इस पोल के कारण, पूरे मैग्नेट कारण नहीं, सिर्फ इसके कारण, तो मैं लिख सकता हूं, देखो इस फॉर्मूले की सिमिलरिटी से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट चीज आ गया बेटा, यहाँ पे क्यू एम बाई आर क्यूब, और इसके कारण इसको पॉजिटिव मानो, इसके कारण डायरेक्शन आएगी इधर। ऐसे इसके कारण लिखोगे तो डायरेक्शन आएगी बेटा आपकी इधर। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये है B2, तो B1 बाई B2, और ये सॉरी डिस्टेंस यहाँ से R है ना। चलिए जी, तो इस टाइप से ऐसा करके भी अपन इस पे यहाँ पे ये जो रिजल्ट अपन ने अभी सोलेनोइड से कंपेयर करके सोलेनोइड का निकाला है वो आएगा 2kp बाई आर क्यूब का जैसा है ना। अच्छा, ये रिजल्ट में अगर मैग्नेट से निकाला तो कैसे निकालता, पहले इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता B1, फिर इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता B2, और फिर करता B1 माइनस B2, तब भी रिजल्ट इतना ही आता। पर फिलहाल ये वाला मेथड अडॉप्ट करते नहीं है, फिलहाल इस मेथड को छोड़ दिया गया है। अब अपन जैसे सोलेनोइड से निकाला है अब ऐसा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मोनो इसके अंदर जो आता है वो आता है मोनोपोल की स्ट्रेंथ है ना, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जब भी होंगे दोनों साथ ही होंगे। ये सिंगल कभी होगा ही नहीं, तो सिंगल के कारण ऐसा लिखना, ऐसा मेथड आजकल छोड़ दिया गया है, वरना आप निकाल सकते थे है ना, कोई खास बात नहीं है। अच्छा जी, जैसे देखो क्वेश्चन देखो इसमें कैसे कैसे आते हैं, करना चाहो बेटा, कोई खास बात नहीं है। जिसमें कहूँ बेटा ये एन, ये एस, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, मैंने कहा यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह मानो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर लिखो, इधर। इसको नेगेटिव चार्ज मानो, इस कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर लिखो, इधर। मान लीजिए ये भी है, ये भी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच आ जाएगा। यस सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बेटा, बीचों बीच, और कितना आएगा 2b cos थीटा बाई 2। यहाँ पे इसको थीटा मान लो, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, कोस थीटा। अब आपको इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा, ये कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के क्यू बाई, और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया आपके पास बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यहाँ रख दो, कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वो होगी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और ये चल गया मैंने। हाँ, बी की वैल्यू कितनी होगी देखो,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कौन सी ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू पुट कर दो और ये कोस थीटा की वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पर इसमें भी अपन ट्रीट कैसे करते हैं, ये मोनोपोल की तरह ना, पहले इसके कारण अलग से लिखते हैं, फिर इसके कारण अलग से लिखते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए इस मेथड को छोड़ दिया गया है। वरना कभी भी मैग्नेट के क्वेश्चन अगर आपके आ जाएं ऐसे, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन अब कम करा रहा हूं क्योंकि अब कम पूछे जाते हैं, पहले खूब पूछे जाते थे। कभी भी मैग्नेट के कारण आ जाए तो आप मैग्नेट को समझ लो, इसको प्लस चार्ज समझ लो, इसको माइनस चार्ज, और जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे वैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, कोई खास बात नहीं है ना। जैसे कि देखो और एग्जांपल ये पुट कर लेना, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, उतना ही आएगा जैसे पहले निकाला था अपन है ना इक्वेटोरियल एक्सिस पे। जैसे आपसे चलो मैं निकलवा ही देता हूँ, पता नहीं आप निकाल लो ना निकालो, ये एन एस, ये एल, ये एल, ये आर, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये बी नेट, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये हो गया 2b cos थीटा। चलो वैल्यू रखो 2, बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के क्यू अपॉन आर होती है ना बेटा, इस अकेले का के क्यू बाई आर, के क्यू की वैल्यू क्यू एम बाई आर, आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये के की जगह आ गया, क्यू की जगह आ गया ये आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना सिंगल चार्ज करंट, ये सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। इसको कितना लिखोगे बेटा, कोस थीटा को, कोस थीटा ये थीटा है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपो, तो बोस कितना बेस कितना हो गया एल, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इस 2 को अंदर भेज दो, मत करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 12, और नीचे अगर एल को कम मान लोगे आप तो ये हो जाएगा आर क्यू। देखो ये रिजल्ट कितना आएगा आपके पास म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यू। क्या इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी अपन ने लिखा था वो भी इतना ही लिखा था, तो बोला कि आप इनको कंपैरिजन से लिखोगे तब भी उतने ही आएंगे, बाकी आपसे कभी निकलवा ले तब भी आप निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा जी अब देखो अब देखिए जो आपका जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट हैं, इसकी लेंथ भी बेटा 12 है, इसकी लेंथ भी बेटा 12 है, दोनों के बीच में सेपरेशन मान लीजिए r है, मैंने कहा इसकी पोल स्ट्रेंथ qm है, सभी आइडेंटिकल है, सब पोल स्ट्रेंथ सेम है। मैंने कहा ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे कितना फोर्स लगाएगी, पहले बताओ अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, पहले सिंपली आप सोचिए अपने मन से। तो देखो साउथ के पास नॉर्थ है तो पहली बात तो अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप कैसे करो, जो ये वाला सबसे पहले देखो इस पोल के कारण ये पोल इस पोल को तो अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा, पर क्योंकि ये दूर है तो रिपल्शन कम होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा फिर आओ आप इस पोल पे, तो इस पोल के कारण ये इसको क्या करेगा रिपेल, पर देखो रिपल्शन कम होगा इस अट्रैक्शन से, क्योंकि ये पास था तो अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा था, ये रिपेल कम करेगा ये दूर है, और ऐसे ये इसको करेगा अट्रैक्ट, ये इसको क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट, तो ये वाला जो अट्रैक्शन है ये कम होगा और ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है, ठीक है। अच्छा तो इसके ऊपर आप नेट फोर्स निकालोगे, तो देखो इन दोनों फोर्स को सोल्व करके एक फोर्स इधर आएगा आपका, इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक फोर्स इधर आएगा, मान लो ये आया F1 ये आया F2, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका F1 माइनस F2। जो क्वाड्रुपोल वाला क्वेश्चन किया था ना आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे तो जैसे कभी भी दो मैग्नेट आ जाए तो समझ लो आप 4 चार्ज रखे हैं, मुझसे पूछा इस मैग्नेट पे टोटल फोर्स, तो इस मैग्नेट में समझ लो 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों पे टोटल फोर्स लगाना है, तो इस पे फोर्स लगाने वाले कितने ये दोनों, इस पे लगाने वाले कितने ये दोनों, फिर इस पे टोटल फोर्स आ जाएगा दिस माइनस दिस, इस पे टोटल फोर्स आ जाएगा यस सर
दिस माइनस दिस, फिर देखो दो फोर्स बचेंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स इधर और इस पे नेट फोर्स इधर, बच गए दोनों फोर्स, यस सर। फिर नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, और जो फोर्स होता है दो पोल्स के बीच में वो कितना होगा, किन्हीं दो पोल्स के बीच में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो K Q1 Q2 by R square, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। निकाल लेंगे इस टाइप से आप नेट फोर्स निकालते हो। अगर मैग्नेट्स दें तो आप उनके पोल को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरह समझें, और एनालॉजी से आप या सिमिलरिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमिलरिटी से फॉर्मूले लिख ले। इसको जो बोला जाता है, इसको जो कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स भी बोला जाता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या था बेटा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, यहाँ पे होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 by R स्क्वायर, है ना। तो ये सब चीजें आप सिमिलरिटी से याद रख सकते हैं। पहले कूलम्ब्स लॉ भी अलग से पढ़ाया जाता था, मैग्नेटिज्म में अलग से कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है आप, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, और बाकी ये सब कुछ आप सिमिलरिटी से याद रख सकते हैं। डेफिनेशन पूछे तो भाई वही, द फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी और आगे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है अपना बार मैग्नेट, ठीक है, या बार स्मॉल बार मैग्नेट, मैं बोल दूं मैग्नेटिक नीडल। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और उसमें एक बार मैग्नेट रखिए जिसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, या मैं ऐसा बना दूं, चलो बना देता हूं, ये N है, ये S है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा बेटा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, टोटल जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती थी बेटा, P क्रॉस E होती थी क्या, यस सर। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू बस कितनी हो जाती है, ये हो जाता है M, और ये कितना हो जाता है B, दिस द वैल्यू